तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन रेगुलेटर है। तो ये सारे रेगुलेटर्स हैं, यही सारे मार्केट के लिए रूल बनाते हैं, सभी बैंक्स के लिए रूल बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रूल बनाते हैं। तो इन फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के होने का क्या फायदा है? ये लोग जो है, जो हमें रेगुलेट कर रहे हैं, हमारा रूल्स बना रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। सोचो हम लोग किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और वो बैंक फ्रॉड निकलता है, तो हमारा सारा पैसा तो डूब जाएगा ना। बट हमें पता है कि हम आज आईसीआईसीआई बैंक में अपना पैसा रखते हैं, तो हमें पता है आईसीआई को रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें पता है आईसीआई में पैसा रखना इज सेफ। तो इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन रहता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में? हमें पता होता है कि हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। देयर कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल फॉर्मेशन इज ह्यूज। कुछ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एंड हेंस देयर इंटरेस्ट हैव टू बी प्रोटेक्टेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन द फ्यूचर। तो उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी ये रेगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे मोर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट इन द फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी मोर डिफिकल्ट। अगर सोचो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत हो जाए, सोचो रेगुलेटेड मार्केट कम रहे और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ज्यादा हो जाए, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टफ हो जाएगा, होने ही नहीं लगेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ना लोग अपने बारे में सोचते हैं, पर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स हमारे बारे में भी सोचते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट हो जाएगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा। Hence, financial regulators try to bring all unorganized institution under the control of regulatory authority. तो ये लोग क्या ट्राई करता है ना, कि अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन को देखो कंट्रोल तो नहीं कर सकता, मतलब जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, बट एक लेवल पे कंट्रोल करने का ट्राई करता है रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, वहां पे कहीं ना कुछ बोलते रहता है। स्ट्रेंथनिंग द बेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। रेगुलेटर्स की वजह से ही हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है। आरबीआई की वजह से, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से ही आज फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा है। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आर कीन टू मेंटेन द फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द मार्केट। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखे हैं, बिकॉज एनी फाइनेंशियल टर्मोइल कैन बी डेंजरस फॉर द इन्वेस्टर्स। तो अगर अगर फिनेंशियल ये टर्मोइल को डिस्टरबेंस लिख लो, तो हो जाएगा कि द फिनेंशियल डिसिप्लिन, बिकॉज एनी फिनेंशियल डिस्टरबेंस कैन बी डेंजरस फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर रेगुलेटर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हर वक्त फिनेंशियली सब कुछ डिस्टर्ब रहेगा, जो कि डेंजर है इन्वेस्टर्स के लिए। हेंस दे एस्टैब्लिश प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो ये हर सेगमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, जिससे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का बेस स्ट्रांग हो रहा है। इम्पोजिशन ऑफ लॉज। ये लोग ही लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं। तो financial regulators impose various restrictions and laws in order to control the activities of the financial institutions. Financial regulators financial institutions पे बहुत सारे restriction रखते हैं। जैसे बैंक्स को बोलते हैं कि तुम 5% से ज्यादा इंटरेस्ट लोन के ऊपर नहीं ले सकते, सेविंग जो कर रहा है उसको तुमको 3% इंटरेस्ट देना ही होगा। तो ये जो लॉ बनाया है, रेस्ट्रिक्शन बनाया है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है। नहीं तो जिस बैंक का जो मन करेगा वो करेगा, तो आरबीआई उसको कंट्रोल करके रखता है। दीज मेजर्ड मेंटेन दीज मेजर्स मेंटेन द फेथ ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम। तभी हम इन्वेस्टर्स का फेथ बना हुआ रहता है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट भी मतलब शेयर मार्केट। तो द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री कैन नॉट डेवलप विदाउट हेल्दी एंड डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। एक फाइनेंशियल सिस्टम कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा, अगर हमारा कैपिटल मार्केट अच्छा नहीं होगा। A healthy capital market not only attracts investment but also fosters economic development. एक अच्छा कैपिटल मार्केट वही होता है जो
सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करता है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखता है। मतलब अच्छा कैपिटल मार्केट कौन सा होगा जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देखेगा, भले कंट्री का खराब हो रहा है वैसे नहीं। अच्छा कैपिटल मार्केट वो होता है जो इन्वेस्टमेंट तो देख ही रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखता है। अब हम लोग जानेंगे ये फिनेंशियल सर्विस क्या है और फिनेंशियल सर्विस कितने टाइप का होता है। फिनेंशियल सर्विस कौन देता है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देता है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स। बैंक्स ही तो हमें फिनेंशियल सर्विस देता है, पैसे से रिलेटेड सर्विस। दैट प्रोवाइड्स फंड बेस्ड एंड एडवाइजरी सर्विस टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो बेसिकली दो तरीके का वो हमें सर्विस देता है, एक फंड बेस्ड फिनेंशियल सर्विस, एक एडवाइजरी सर्विस। फंड बेस्ड सर्विस क्या देता है बैंक हम लोग को? फंड बेस्ड financial services refers to institution that assist other organization by reducing risk and providing capital. फंड बेस्ड सर्विस वो हमें क्या देता है जिसमें वो इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरों को सिर्फ रिस्क रिड्यूस करने के बारे में बताए और फिर कैपिटल दे। जैसे बैंक हमें ये भी बहुत बार क्या होता है, हम जहां पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिए थे, मेरा सोचो अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक, तो वो मेरा पैसा को सिर्फ रखा हुआ नहीं है, वो मुझे सजेस्ट भी करता है कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो मेरे को रिस्क भी रिड्यूस करने के बारे में बताता है और कैपिटल भी देता है, मतलब लोन भी देता है और ये भी बताता है कि कैसे हम अपना रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। फंड बेस्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर, कौन कौन है फंड बेस्ड? इंश्योरेंस सर्विसेज, जैसे बैंक में देखना इंश्योरेंस सर्विस भी देता है हम लोग को। बैंक में सिर्फ हम लोग पैसा रखे रहते हैं और लोन लेते रहते हैं, ये काम नहीं है बैंक का। बैंक हमारा इंश्योरेंस भी करवाता है, जैसे LIC GIC है। लीज भी देता है बैंक, लीज मतलब कोई सामान लीज पे ले लेना। फिनेंसिंग एंड हायर परचेज देता है, जैसे बजाज फिनेंस है, सुंदरम फिनेंस है, चोला मंडलम है, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारा सर्विस बैंक हमें देता है, हाई परचेज का, लीज का, इंश्योरेंस का, ये सारा काम हम बैंक से कर सकते हैं। तो ये सब फंड बेस्ड है। फैक्टरिंग सर्विस भी होता है। फैक्टरिंग सर्विस क्या होता है? सोचो हम लोग का बहुत सारा डेटर है। डेटर कौन होता है? जो हम लोग से उधार में सामान लेके चला गया है। अब एक दो डेटर तो एक बिजनेस में नहीं होता है ना, 100 डेटर होते हैं, एक एक के पास 5-5 लाख रुपया होता है। तो बेसिकली मेरा तो 50-60 लाख रुपया बाकी है। अब हम बार बार डेटर लोग को फोन करते हैं, बोलते हैं मेरा पैसा दे दीजिए, बोलता है सर इस दिन देंगे उस दिन देंगे। तो हम क्या यही करते रहे, 100 डेटर को फोन करते रहे? तो हम क्या करते हैं, बैंक को बोलते हैं एक काम करो, आप मेरा सारा डेटर अभी खरीद लो। मतलब मेरे को डेटर लो 50 लाख देता, तो बैंक बोलता है पर हम आपको अभी के अभी पूरा 45 लाख दे देंगे, आप अपना पूरा डेटर मुझे दे दो। तो हम बैंक से एक बार में 45 लाख ले लिए और डेटर का सारा इंफॉर्मेशन बैंक को दे दिए। अब बैंक अपना 50 लाख निकलवा लेगा डेटर लोग से। बैंक के पास इसके लिए अलग से आदमी होता है, फैक्टरिंग सर्विस का अलग से डिपार्टमेंट होता है। बैंक उन उन लोगों का काम ही होता है, गुंडा टाइप का लोग होता है, पैसा निकलवा लेता है। तो वो लोग क्या करेगा, 50 लाख अपना निकलवा लेगा। तो हमको तो एक बार में मेरा 45 लाख मिल गया, मेरे को लग रहा था कुछ नहीं मिलेगा, पूरा डूब जाएगा। कम से कम 45 लाख तो मिल गया और बैंक तो अपना पूरा 50 लाख निकलवा लेगा, तो बैंक का 5 लाख का फायदा। तो बेसिकली ये फैक्टरिंग सर्विस भी बैंक देता है, जैसे SBI देता है, SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विस लिमिटेड। SBI का ही है पर दूसरा सेक्टर है, बैंक अलग अलग ब्रांच खोल के रखता है। दूसरा है फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस। फी बेस्ड क्या है? It refers to such specialized service provided by some professionally managed institution against requisite fees. ये जो ऊपर है ये फंड बेस्ड है, इसमें पैसा लेकर काम करता है, जैसे हाई परचेस पैसा का काम है, लीज इंश्योरेंस सब में पैसा ही दे देता है। इसमें बैंक हम लोग का कुछ काम कर देता है, बदले में अपना फीस ले लेता है। जैसे द एग्जाम्पल्स ऑफ फी बेस्ड सर्विस आर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। बैंक क्या करेगा, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट मतलब जो शेयर के लिए हमारे को आदमी देता है। हमसे सोचो 1 लाख रुपया हम ही लोग से इन्वेस्ट करवाएगा, बोलेगा सिर्फ सर आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, और बाद में जब हम वो बेचेंगे तो जितना रुपया मिलेगा उसमें कुछ परसेंट ले लेगा मेरे से, 1% 2% ले लेगा।
ऐसा एसबीआई करता है, कैपिटल मार्केट लिमिटेड, बजाज कैपिटल, ये लोग। मर्चेंट बैंक्स, एसबीआई, कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट काउंसिलिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिलिंग, ये लोग सब ये काम करते हैं। तो फंड बेस्ड सर्विस और फी बेस्ड सर्विस का डिफरेंस क्या है, अब बहुत क्लियर है। इसमें प्रोवाइड फंड टू बिजनेस यूनिट्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, इसमें हम लोग को फंड प्रोवाइड करता है। इसमें प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस, इसमें हम लोग को सर्विस देता है और हम लोग से फीस चार्ज कर लेता है। रिस्क, दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फंड एंड रिड्यूस रिस्क, हम लोग को पैसा भी देता है और हम लोग का रिस्क भी रिड्यूस करता है, ये बताकर कि हम लोग को कहाँ इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ एडवाइजरी सर्विस देता है और कुछ नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोविजन ऑफ कैपिटल, इसमें हम लोग को कैपिटल देता है। इसमें हम लोगों को टेक्निकल, फिनेंशियल, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एडवाइस करता है, एक्चुअली इसमें सिर्फ एडवाइस देता है और फीस लेता है। रेम्यूनरेशन, इसमें जो वो हम लोग को कैपिटल दे रहा है, लोन दे रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा लेता है, इसमें एडवाइस दे के फीस कमा लेता है। एग्जाम्पल है इसका हायर परचेज, लीजिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बिल डिस्काउंटिंग, हम लोग को बिल डिस्काउंटिंग पैसा तो तुरंत दे देता है अभी के अभी, पर डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है। इसमें मर्चेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, इसमें सिर्फ ये लोग बैठे हैं हम लोग को एडवाइस करने के लिए। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, डिस्कस द डिफरेंट वेरिएशंस एंड टाइप्स ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, financial instruments are one of the principal components of financial system. Financial instruments or assets which are heterogeneous in nature, heterogeneous मतलब सारे ही financial instrument एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, कोई similarity नहीं होता है, refers to the legal claims associated with a future cash flow। और सभी के ऊपर बहुत सारा लीगल क्लेम रहता है। लीगल क्लेम मतलब अगर हम कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिए और हमने पैसा नहीं दिया या कंपनी ने पैसा नहीं दिया, तो ये लीगली हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लीगल होते हैं। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्ले अ मेजर रोल इन मोबिलाइजिंग द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल क्या है, ट्रेजरी बिल, इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, इक्विटी शेयर के बाद कॉमा होगा, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। वही ऊपर हम बोल रहे थे अभी, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का मतलब शेयर समझ के रखो, बट ये सारा मतलब है। नेक्स्ट चैप्टर में इन सब का मीनिंग समझाया गया है कि ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल पेपर क्या है। ये एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ट्रेजरी बिल, व्हाट इज कमर्शियल पेपर, पर इस चैप्टर में नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ maturity financial instrument are classified। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, कुछ होते हैं मीडियम टर्म, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। मतलब कितने दिन तक, आज अगर हम जैसे बिल्स रिसीवेबल एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या करेंगे, कितने दिन तक उसको रखे रहना पड़ता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, फिर पैसा मिल जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म है। So it refers to those financial assets which can be redeemed by the investors or repaid by issuing institution with fixed interest to the investors within a short period of time, less than 1 year। जो भी चीज का पैसा हमें 1 ईयर के अंदर ही मिल जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि तुम लोग का है बिल्स रिसीवेबल, 3 महीना, 4 महीने के अंदर पे हो जाता है, तो वही सारा चीज जो 1 साल के अंदर पे हो जाता है उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ मनी मार्केट, जो शॉर्ट टर्म वाला होता है वो मनी मार्केट में रिलेटेड होता है, एंड कैन बी कन्वर्टेड टू कैश क्विकली, और फटाफट कैश में बदल जाता है क्योंकि 1 साल के अंदर ही हमें हमारा पैसा रिडीम हो जाता है, मिल जाता है। मीडियम टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इट refers to those assets which can be redeemed by the investors, repaid or returned by the issuing institution with fixed interest to the investors within a period of 1 to 5 years। जो 1 से 5 साल के अंदर हमें सारा पैसा मिल जाता है, उसे हम मीडियम टर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, different types of term bonds are the examples of medium term financial instrument। तो टाइम बस याद रखना है, शॉर्ट टर्म में पैसा कब हमें रिपे हो जाता है, रिटर्न मिल जाता है, लेस देन 1 ईयर। मीडियम टर्म में 1 to 5 years, जिसका एग्जाम्पल है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म होता है जिसका पैसा हमें 5 साल के बाद मिलता है।
और इसमें हाई रेट ऑफ हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है, बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। हम सबको पता है जितना ज्यादा दिन पैसा रखेंगे, इन्वेस्ट किए हुए रहेंगे, उतना ज्यादा मिलेगा। तो ये 5 साल से ज्यादा रखने पे। बैंकिंग इंटरमीडियरी और नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरी कौन है? 3 टाइप्स: सेविंग्स, डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट। नेचर ऑफ डिपॉजिट: बैंकिंग इंटरमीडियरी में कितने तरीके के डिपॉजिट होते हैं? 3 तरीके के, एक सेविंग, एक डिमांड, एक फिक्स डिपॉजिट। इसमें फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट होता है। क्रेडिट क्रिएशन: बैंक में क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, मतलब उधार ले सकते हैं। यहाँ पर दे आर परवेयर्स ऑफ क्रेडिट। तो परवेयर्स को डैश दे के लिख लो, अ पर्सन हु सेल्स इंस्ट्रूमेंट। तो क्रेडिट क्रिएशन, यहाँ पे लोग क्या करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करते हैं, हमें लोन भी मिलता है। यहाँ पे कोई लोन देने का काम नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ सेल, जो परवेयर्स, दे आर परवेयर्स ऑफ क्रेडिट, मतलब हमें सिर्फ कुछ सेल करते हैं, किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट सेल करते हैं। ऑपरेशनल एरिया, ये इनका ऑपरेशनल एरिया क्या है, कहाँ पे काम करता है बैंकिंग इंडस्ट्री? मनी मार्केट में। ये लोग कहाँ काम करते हैं? कैपिटल मार्केट में, इसलिए सिर्फ सेल करने का काम करते हैं। नेचर ऑफ लोन, किस तरीके का लोन देते हैं? शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी। पर ये लोग किस तरीके का लोन देते हैं? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सेक्टर क्या है? ये बहुत मेनली कंसर्न विद ऑर्गेनाइज सेक्टर। जितना भी बैंकिंग इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ डील करता है, और जो ये वाला होता है नॉन बैंकिंग, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों के साथ डील करता है। कंट्रोल, इन लोगों के एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग चीज है, तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और यहाँ पे दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का कोई क्रेडिट पॉलिसी से ये लोग कंट्रोल नहीं होता है। विड्रॉवल, डिपॉजिटर्स कैन विड्रॉ देयर डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी डेट। कभी कभी बोलता है कि आप पैसा निकाल सकते हैं। जैसे बैंक में क्या होता है, अगर सोचो हम 50,000 का डिपॉजिट किए, मेरे को बोला है 1 साल के बाद आपको 55,000 मिल जाएगा। अगर हम उससे पहले पैसा उठाना चाहें तो हम उठा सकते हैं बैंक में, पर इस केस में डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ देयर मनी टिल देयर मैच्योरिटी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पर यहाँ पे मैच्योरिटी के पहले कोई कीमत पे निकालने नहीं देगा, लॉक इन पीरियड होता है, लॉक कर देता है, उतने पीरियड के पहले निकाल ही नहीं सकते। एग्जाम्पल है इसका एसबीआई, इसका एग्जाम्पल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जितने का कराते हैं उतने टाइम के बाद ही निकालने देता है। इंश्योरेंस करवा के बोलेंगे पहले हम पैसा निकालना चाहते हैं, नहीं देगा। पर एसबीआई में पैसा रख के हम निकाल सकते हैं पैसा समय से पहले भी। डिस्कस द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब इतने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है? ये सेल और परचेज कर सकता है किसी भी फाइनेंशियल क्लेम को, मतलब क्लेम का यहाँ पे मतलब है कोई भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट को। फाइनेंशियल मार्केट सेल और परचेज कर सकता है किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्लेम को और सर्विस। The individuals, financial institutions, corporations and government trade in this market. इस मार्केट में सब डील करते हैं, सब ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हम तुम भी शेयर मार्केट में काम डील करते हैं, शेयर खरीदते बेचते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसा करते हैं, कॉरपोरेशंस भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ब्रोकर एंड डीलर। जिसको खुद आता है वो डायरेक्टली कर लेता है, जिसको खुद नहीं आता है वो किसी ब्रोकर और डीलर के थ्रू करता है। बट फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी डील कर सकता है। द प्लेयर्स इन दिस मार्केट आर बोरोअर्स, ये लीडर्स, एजेंट्स, डीलर्स, ब्रोकर्स, सेवर्स एक्सेट्रा। ये कोई भी इसमें कर सकता है, तुम चाहे जो भी हो। फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाई कैसे किया गया है, ये ध्यान से लिखना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के बेसिस पे 2 मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसको कहते हैं? देखो, जब रिलायंस पहली बार शेयर इशू करता है, जो हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में पढ़ते हैं कि कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है। मतलब कंपनी जब पहली बार शेयर इशू करता है, तो उसको सोचो सोचो रिलायंस लिमिटेड पहली बार शेयर इशू कर रहा है, तो उसको सोचो हम खरीदे, तो उसको खरीदने को प्राइमरी मार्केट कहते हैं। पर अब हम खरीद लिए, अब हम तुमको बेच रहे, तुम उसको बेच रही हो, वो किसी और को बेच रहा है, ये जो आदमी लोग आपस में एक दूसरे को बेच रहा है, इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं।
तो द फाइनेंशियल मार्केट विच डील्स विथ न्यू फाइनेंशियल क्लेम्स, जो न्यू सिक्योरिटीज पहली बार न्यू सिक्योरिटीज में डील करता है, इज नोन एज प्राइमरी मार्केट, एज दिस पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज। इसमें एकदम नया सिक्योरिटीज होता है, हेंस इट इज नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। बट सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो एक इंसान से दूसरा इंसान खरीदते जा रहा है, जो शेयर खरीद बेच होता रहता है। The financial market that deals with the already existing securities is known as secondary market. जो already existing securities है, मतलब हम जब रिलायंस से खरीदे then it is primary market, बट अब एक आदमी से एक आदमी खरीद रहा है, मतलब आप कंपनी अब नहीं बेच रहा है, अब एक दूसरे से हम लोग खरीद रहे हैं, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। पीरियड और टेन्योर के बेसिस पे कितना टाइप का होता है? तब दो होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? द फाइनेंशियल मार्केट दिस विल, जो शॉर्ट टर्म में डील करता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में, वो मनी मार्केट है। इसका मेच्योरिटी टाइम 1 साल या 1 साल से भी कम होता है, इसको मनी मार्केट कहते हैं। द मनी मार्केट सप्लाईज वर्किंग कैपिटल टू द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल देता है, जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ये सब 1 साल या 1 साल से कम टाइम में ही मच्योर हो जाता है। पर कैपिटल मार्केट में जो डील करता है वो 1 साल से ज्यादा टाइम में मच्योर होता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल मार्केट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। हम अभी ऊपर बताए थे, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो होता है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल कर रहा होता है, वो होता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। जैसे कॉल मनी मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होता है? जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं इस मार्केट में, यहाँ कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होता है। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इनफॉर्मल वे में होता है, कोई फॉर्मल नहीं है, कुछ रूल नहीं है। यहाँ पे कौन होते हैं? क्रेडिट मार्केट ऑफ रूरल मनी लेंडर्स, जो रूरल गांव के मनी लेंडर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे हैं। फिर और अब 11th क्या है? एक स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करना है। अब ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम परफॉर्म्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये तो हम तब से समझा ही रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बना हुआ है वो फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से बना हुआ है। हम एक बार रीड कर देते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। The financial system refers to a system which ensures flow of funds from surplus to deficit unit. Surplus से deficit unit में जाने का ये एक सिस्टम है। Surplus units imply the savers. Surplus unit मतलब जो सेव कर रहा है, and deficit units refers to government. और डेफिसिट यूनिट कौन है? जिसे पैसा चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी बिजनेस फर्म हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है। By initiating the flow of funds from the household to business firm, the financial system maintains the continuous flow of funds to the productive sector of the economy. Household के लोग ही सेव करते हैं, और जो बिजनेस का पर्सन होता है वो उसको लोन की तरह ले लेता है प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए। Financial system acts as an intermediary between surplus and deficit units of the economy. Thus, financial system ensures the flow of funds from fund providers to fund seekers. जिसे फंड चाहिए उन तक पहुंचाता है फंड प्रोवाइडर से। We know an economy cannot flourish without adequate funds. एक इकोनॉमी में अगर पैसा नहीं हो तो वो इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्लरिश नहीं कर पाएगा। Financial system provides and channelizes the funds from savers to investors in an efficient manner through its components. Components क्या था? Financial instrument, financial regulators, financial market, सब कोई। Financial system ensures the flow of funds from surplus to deficits units of the economy, and in this way, acting as an intermediary between savers and investors. An efficient financial system properly channelizes the funds into desired direction, which is responsible for faster mobilization of savings. Actually, एक ही बात लिख सकते हैं क्योंकि इसका एक ही मतलब ही है, इसलिए घूम फिर के एक ही बात लिख रहे हैं। ये चैप्टर ओवर हो गया।